हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज देखिए हम लेकर के आए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सेशन है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों आज देखेंगे आपका प्रधान शिक्षक का पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत, उससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम देखेंगे। और इससे संबंधित हम 2 वीडियो बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 वीडियो बनाएंगे और इससे पहले भी हम इससे संबंधित क्वेश्चन हम सिद्धांत सभी करवा चुके हैं, है ना। उसके जो सिद्धांत हैं, है ना, वो सब पीछे हम करवाए हैं। वो नहीं देखे हैं तब जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो हम लेकर के आए हैं ना, ये क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लेकर के आए हैं। और उससे पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम, महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि पियाजे से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, चाहे वो आपका प्रधान शिक्षक का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे केवीएस का एग्जाम हो। और देखिए आज केवीएस की वैकेंसी भी आप लोग को आ चुकी है ना। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस की वैकेंसी आ गई है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, है ना, स्टेनोग्राफर, बहुत सारा वैकेंसी यहाँ पर आपको आ चुका है आज प्रधान केवीएस की, ठीक है। तो केवीएस को भी हम ध्यान में रखेंगे, जो केवीएस की तैयारी कर रहे होंगे और जो फॉर्म भरेंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों उनके लिए, है ना। चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, चाहे सीटेट हो, चाहे केवीएस हो। प्रधान शिक्षक में भी यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल 100% एग्जाम में आएगा, फिक्स है, ठीक है। तो चलिए आज टेस्ट नंबर हम 101 लगा लेते हैं। यहाँ पर हम आज देखेंगे लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी से संबंधित कल भी हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इतना अगर कर लेते हैं तो एक भी सवाल आपको ये तीनों से नहीं छूटने वाला है, कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और आप प्रधान शिक्षक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ग्रुप में आप जुड़ जाइए। ये हमारा नंबर है 7857824310, है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसमें जुड़ने के लिए दोस्तों 399 अभी वर्तमान में चार्ज है। तो आप पेमेंट करके इसमें आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पीछे वाला जितना क्लास हुआ सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, है ना। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है तो जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं जुड़ जाइए। अब ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। और डेली जो क्लास चलती है हमारे यहाँ, अभी 3 टाइम क्लास डेली चल रही है दोस्तों। और ये जो नंबर दिया गया आप देख रहे हैं, यही नंबर है आपका। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा। ये हमारा करियर परिवार चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और करियर परिवार हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारा मटेरियल आपको वहाँ पर भी मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्लास चल रहा है ना, ये मॉर्निंग में 7 बजे से भी क्लास चल रही है, इवनिंग में 7 बजे से क्लास चल रही है और आपको 9 बजे रात में भी क्लास हमारी चल रही है। तो 7 बजे जो मॉर्निंग में है ना, ये करेंट अफेयर की क्लास है आपका, ठीक है। करेंट अफेयर की क्लास है, प्लस इसमें जीएस की भी क्लास आपको साथ में चल रही है। करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके यहाँ पर आपका 100% कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। सुबह में 7 बजे से, है ना, ये 7 AM हो गया आपका। और 7 PM में जो चल रही है ये मैथ की क्लास चल रही है ना। तो ज़बरदस्त मैथ की भी क्लास चल रही है, ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से चल रही है। और 9 बजे रात में आपको डीएलएड की क्लास चल रही है आपका, ठीक है। तो चलिए अब आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित क्या क्या यहाँ पर सवाल बन सकता है, तो पहले हम देख लेंगे यहाँ पर मुख्य बिंदु। सभी लोग आ चुके हैं, सभी को गुड इवनिंग। और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग आ गए हैं, ठीक है। अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पियाजे के बारे में कह रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 30-40 पॉइंट। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग कहीं भागना नहीं है, क्वेश्चन लगाइएगा तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। प्रश्न पहला पॉइंट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों कि संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था होती है वो कितने से कितने वर्ष तक होती है। तो ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के उम्र को कहा जाता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यानी कि सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज इसको बोला जाता है। तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है
वो है दोस्तों कि पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है, तो 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया पियाजे का। तीसरा पॉइंट दोस्तों पियाजे के बारे में कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक इसको कहते हैं अवस्था, है ना, संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है आपका। ठीक है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित, यानी कि ये आप ध्यान में रखना है। इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था कब से कब तक होता है? तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, और आपका संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों तो 11 से 15 वर्ष तक। आगे है कि पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं पियाजे। ठीक है, याद रखिएगा पियाजे। अगला है कि सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में बताया है। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसके बारे में बताए हैं। नेक्स्ट है आपका पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा जो है दोस्तों इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं, है ना, सबसे बेहतर कब सीखेंगे? मतलब सबसे बेहतर जो सीखते हैं वो किससे? तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, है ना, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चे सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो ये किसके अनुसार? तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के अनुसार। अगला है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं बताई गई है। किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। ये चारों अवस्था मैंने कई बार आप लोग को बताया हूँ। चारों अवस्था अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 में करने लगता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। दोस्तों उसको क्या कहते हैं? समावेशन कहलाते हैं। ये भी पियाजे के अनुसार। तो पियाजे से मान के चलिए ना कि एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है ना, या तो 2 भी दे सकता है, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स ही है। इतना कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जीन पियाजे कह रहा है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण, ये 4 चरण जो है ना, संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर 7 से 11 होता है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है दोस्तों उसकी उम्र सीमा 7 से 11 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अगला है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है ना, बजाय मात्रा के, है ना, बजाय मात्रा के वो भिन्न होता है। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकास को प्रभावित करने में। नेक्स्ट है कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण वह स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, है ना, बच्चे का जो विकास होता है ना, वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो विद्यालय, कक्षा और पर्यावरण वह स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न पॉइंट है आपका कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, और इसका श्रेय जो जाता है वो पियाजे महोदय को ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कोहल वर्ग के अनुसार। चलिए तो पियाजे के बहुत सारा हम पॉइंट देख लिए। अब देखते हैं दोस्तों कोहल वर्ग का। कोहल भी आपको एग्जाम में आ सकता है ना, और पूछेगा ही। कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास कर सकता है।
ठीक है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत ये आपको कोहलबर्ग है और नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था पियाजे का और नैतिक विकास का सिद्धांत ये हो गया आपका कोहलबर्ग महोदय। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, तो नैतिक विकास के सिद्धांत। अगला है कोहलबर्ग से, कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, ये देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस सुनते चलना है, एक दो बार इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ना, तो सब चीज़ आपको यहाँ से याद हो जाएगा और यहीं से फिर क्वेश्चन हम करेंगे जहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पर भी आएंगे। ठीक है, लगभग आज हम 40 सवाल देखेंगे, है ना, और कल फिर हम इससे संबंधित 50-60 सवाल जो और बचेगा वो हम देखेंगे। इससे संबंधित लगभग हम 100 सवाल यहाँ पर लेकर के आएंगे, है ना, टोटल 100 प्रश्न। ठीक है, इससे पहले भी हम सिद्धांत बहुत सारा शॉर्ट में आप लोग को बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण चरणों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के स्तर में स्तर 1 नैतिकता की परिस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अगला है कि कोहलबर्ग सिद्धांत की प्रमुख आलोचना कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। अगला सवाल यहाँ पर पॉइंट था कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की सहायता उद्देश्य अभिमुखीकरण अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका पॉइंट है दोस्तों कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक, हाँ, तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसके, जैसे जैसे ही नैतिक आता है तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, तो कोहलबर्ग पर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वाइगोत्स्की से संबंधित है। यहाँ पर हम पियाजे देख लिए, कोहलबर्ग के भी कुछ पॉइंट देख लिए, अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपका किसका, तो वाइगोत्स्की का आपका। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि वाइगोत्स्की जो महोदय हैं, इन्होंने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। बाल विकास के बारे में किसने कहा है, तो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस पर बल दिया है। ठीक है, यानी कि बच्चों के सीखने में जो समाज है ना, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट है कि मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, मानव विकास को कितने क्षेत्रों में कह रहा है, तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये किसके अनुसार दोस्तों, तो वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। जी हाँ, सहयोगात्मक समस्या समाधान किसका है दोस्तों, तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। अगला पॉइंट चलते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। जी हाँ, और बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। अगला है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। जी हाँ, वाइगोत्स्की महोदय और पियाजे महोदय, इन दोनों में दोस्तों एक भिन्नता है। क्या भिन्नता है, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में थोड़ी सी भिन्नता है। अगला है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जी हाँ, तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। किसके अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार। जी हाँ, अगर देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ देगा आपसे, है ना, कि बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, यह कथन किसका है, तो वाइगोत्स्की का है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। जी हाँ, बच्चे क्या होते हैं, तो अहम केंद्रित होते हैं, ध्यान रखना है। अगला है पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये देखिए जितने सिद्धांत हैं ना, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। यह कथन किसका है, तो पियाजे महोदय का है। ठीक है, याद रखिएगा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। इस कथन से वाइगोत्स्की का सहमत है। तो यहाँ से भी देखिए कथन आपको पूछ सकता है कि बच्चे जो है दोस्तों वो समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के साथ सीखते हैं। यह कथन किसका है, तो वाइगोत्स्की का है। ये जितने कथन दिए गए हैं ना, अभी पीछे हम पढ़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा, सभी एक जगह हम लेकर के आए हैं। अगला है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह कथन जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो ये भी कथन आपको एग्जाम में आ सकता है कि यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह कथन भाई साहब किसका है, तो वाइगोत्स्की का है। ठीक है, किसका है, वाइगोत्स्की का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए अभी हम, वाइगोत्स्की महोदय का, कोहल वर्ग का और यहाँ पर जीन पियाजे का। तो ये तीनों का जो ही पॉइंट देखे ना, इसका जो सिद्धांत देखे दोस्तों, इसको 2-4 बार आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ सकता है जरूर, चाहे वो सीटेट का हो, प्रधान शिक्षक का हो, केबीएस का हो, है ना, बीटेट हो या स्टेट हो, कोई भी टेट का एग्जाम हो, वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न पर ओर हम चलते हैं, है ना। तो आज का पहला सवाल कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो होती है वो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक, और इस दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, तो अभी आपको बताए थे ना, उसको कहते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था, है ना। संवेदी क्रियात्मक अवस्था यानी कि सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होता है, और ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों को कहा जाता है। ठीक है, और इस समय जो बच्चे सबसे बेहतर तरीके से जो सीखते हैं दोस्तों, वो कैसे सीखते हैं, तो पहला का आंसर क्या होगा आपको पता होगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन देखिए, तो इंद्रियों के प्रयोग से द्वारा, है ना। इसको बोला भी जाता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको बोला जाता है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग, लाइक की संख्या बहुत कम है, तो सभी लोग लाइक कीजिए। और चैनल पर नए हैं ना, तो बगल में जो सब्सक्राइब बटन है ना, तो वो देखने के लिए नहीं दिया है, उसको दबाने के लिए दिया है, उसको दबा दीजिए, है ना, ताकि वो सब्सक्राइब हो जाएगा और आगे आपको जब क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पियाजे ने संज्ञानात्मक की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो वो 4 अवस्थाएं बताई है। मैंने अभी कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा भी था वो कौन कौन सी अवस्था थी, तो संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्था ना आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। बताइए, तार्किक चिंतन जो बच्चा करता है वो किस अवस्था में करता है ना। कौन सी वो अवस्था है बच्चे की जिसमें वो बच्चा तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। और ऑप्शन दिया गया है संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। यहाँ पर लिखना चाहिए, ये गलत लिख दिया है, 11 से लेकर के 15 वर्ष तक यहाँ पर लिखना चाहिए।
अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा भाई साहब, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। तार्किक चिंतन जो करेगा वो 11 से लेकर के 15 में, है ना, 15 जो होता है वो मतलब किशोर अवस्था की उम्र आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आपका थर्ड नंबर प्रश्न। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो नहीं वाला है भाई साहब, तो नहीं को पहले हम घेर देंगे ताकि हमारा ध्यान उस पर आकर्षित रहे, है ना। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा पियाजे के बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है दोस्तों, तो वो हो जाएगा सामाजिक संचरण। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है कि फ्रायड एवं पियाजे, जी हाँ, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या किया है, परंतु पियाजे ने क्या किया है बताइए। जितने भी जैसे कि मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, चाहे वो फ्रायड हो, पियाजे हो या फिर कोई अन्य मनोवैज्ञानिक हो, इन्होंने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में संदर्भ व्याख्या किया है, लेकिन पियाजे ने क्या इसके बारे में बोला है। तो 4 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में बताया है आपका। ठीक है, किसने, तो जीन पियाजे ने, है ना। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किसने दिया है, तो जीन पियाजे महोदय ने। अब चलिए अगला प्रश्न है कि पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताइए। अभी मैंने आपको बताया था ना कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। 0 से 2 तो नहीं होगा, ये होता है इंद्रिय गामक, है ना। 7 से 11 होता है मूर्त संक्रियात्मक, और 2 से 7 क्या होता है, अमूर्त हो गया। और आपका 11 से 15 क्या होगा बताइए। 5 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7 से 11। 7 से 11 जो होता है इसको कहते हैं 11 से 15 यहाँ पर होना चाहिए ना, औपचारिक संक्रियात्मक। 7 का डी आंसर हो जाएगा आपका। 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर नंबर डी हो, सॉरी 5 ना है दोस्तों, 5 का आंसर नंबर आपका डी होगा आपका। ठीक है, 5 का आंसर नंबर डी होगा आपका, इसको डी कर लेना है। सी नहीं होगा, सी तो होता है मूर्त संक्रियात्मक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, है ना। मूर्त संक्रियात्मक कब से कब तक, 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक जो होगा वो हो जाएगा आपका 11 से 15 हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और 0 से 2 क्या होता है, तो 0 से 2 होता है इंद्रिय गामक अवस्था। 7 से 11 हो गया मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर सवाल है आपका, 7 नंबर है दोस्तों कि जब बच्चे की दादी उसे क्या कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, ठीक है, तो बच्चा रोने लगता है। ऐसा तो होता ही है ना। तो बच्चा किसके कारण रोता है। जब बच्चा अपनी माँ के गोद में रहता है तो अगर उससे गोद से कोई लेता है ना तो वो रोने लगता है, क्या कारण है। तो कह रहा है कि सामाजिक दुश्चिंता की वजह से, या फिर संवेगात्मक दुश्चिंता, या फिर अजनबी दुश्चिंता, या फिर वियोग दुश्चिंता के कारण। तो 7 का क्या होगा, वियोग दुश्चिंता के वजह से आंसर हो जाएगा 7 का डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। ठीक है, एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए दोस्तों वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है बताइए, वह किससे प्रभावित है। तो इसका आंसर क्या होगा, वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है। इसका मतलब बहुबुद्धि जो सिद्धांत है ना, ये है गार्डनर महोदय का, और इसी से वो क्या है तो प्रभावित है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जी हाँ, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहल वर्ग ने दिया था, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, पियाजे ने दिया था। तो यही कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार दोस्तों शिक्षक जो है वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास
कर सकता है। कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, हाँ, धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके नहीं, ऐसा बात नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल कर करके। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। वीडियो को भाई साहब सभी लोग लाइक भी करते चलिएगा, है ना, और अपना अपना जवाब भी फटाफट अपना देते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 10 नंबर सवाल पर कि बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है दोस्तों? अभी आपको बताए थे ना, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, बताइए। बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर महोदय का। अभी आपको बताए थे ना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया था ना, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर महोदय का। गार्ड जो होता है ना, जो गार्ड होता है उसको बहुत बुद्धि होता है, क्योंकि तरह तरह के लोग आते हैं, याद रखिएगा, है ना। जो गार्ड होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा बुद्धि होता है। तो बहुबुद्धि किसका हो गया? गार्डनर महोदय का हो गया। याद रखिएगा, गार्डनर महोदय बहुबुद्धि, क्योंकि बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग आते हैं मिलने के लिए, और उसको उसी अनुसार से उसको परमिशन देना पड़ता है अंदर जाने के लिए। तो याद रखिएगा, गार्ड जो होता है ना, उसको बहुत दिमाग होता है, बहुत बुद्धि होता है। हाँ, याद हो गया, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है किसके सिवाय, है ना। 4 ऑप्शन है, इस किसके सिवाय दोस्तों निम्नलिखित निहितार्थ वो दे रहा है, यानी कि यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है ये बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर में दिया है कि बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसके सिवाय सभी यहाँ पर निहितार्थ इसमें है आपका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। और एक ट्रिक मैंने आप लोग को बताया था कि जो ऑप्शन अगर नहीं कुछ पता चले तो जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो उसको आप मार दीजिएगा, 90% सही होने का चांस बना रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब हमको कोई भी दिमाग काम नहीं करेगा तब करेंगे। ठीक है, चलिए, है ना, कोई भी गलत चीज़ उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। नेक्स्ट सवाल है आपका 11 नंबर की, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। किसके अनुसार दोस्तों? कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सहयोग की नैतिकता, या नैतिक तर्कना, या नैतिक यथार्थवाद, या नैतिक दुविधा। 11 का आंसर हो जाएगा नैतिक तर्कना कहते हैं उसको। ठीक है, ये नैतिक तर्कना। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। बताइए कितना गलत काम किया। कह रहा है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है, बताइए। इस खबर को आप कैसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार आधार पर, या फिर आपका पदानुक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर, या मनोसामाजिक सिद्धांत के आधार पर, या फिर पुनर्बलित आकस्मिकताओं के सिद्धांत के आधार पर। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर है कि आप मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? कुछ तो योजना बनाएंगे ना, कि अपने जो अंदर में जो विद्यालय आएगा उसमें शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इस प्रकार का प्रश्न किसका उदाहरण है दोस्तों, ये बताइए। कह रहा है कि उच्च स्तरीय अभिसारी उदाहरण है, या उच्च स्तरीय अपसारी, निम्न स्तरीय अभिसारी, या निम्न स्तरीय अपसारी। 13 का आंसर हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय अभिसारी प्रकार का ये उदाहरण है आपका। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर सवाल। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? बताइए किसके अनुसार? तो कोहलबर्ग के अनुसार प्रस्तावित निम्नलिखित चरण में प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, यानी कि 1 to 5 के जो बच्चे हैं, है ना, इन किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। 14 का बताइए। तो दूसरा है कि व्यक्तिकता और विनिमय। तीसरा है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, या चौथा है सामाजिक अनुबंध और वैयक्तिक अधिकार। तो दोस्तों प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों आपका 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। यहाँ से आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका 1 और 3 आपका। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। सीता ने, कह रहा है प्रश्न कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जी हाँ, सीता एक लड़की है जो हाथ से चावल दाल खाना सीख ली है, और जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। ठीक है, सी बात है, मिला करके ही खाना चाहिए। कह रहे कि उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? तो समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, या समुचित कर लिया है, या अंगीकार कर लिया है। क्या होगा दोस्तों 15 का? तो 15 का हो जाएगा ना अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, अपने स्कीम में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है सीता ने आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ से बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर है कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, है ना। ये दो गिलास है, जूस से समान मात्रा में भरे हुए हैं, और एक शिक्षिका जो है दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित कर रही है। कह रहा है कि वह उन्हें दो भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है। ठीक है, जिसमें एक लंबा और दूसरा चौड़ा गिलास है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है। बताइए, शिक्षिका के जो बच्चे हैं उनको क्या कठिनाई है? विकेंद्रीकरण की, या पलटावी की, समायोजन का, या अहम केंद्रित का? 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों विकेंद्रीकरण का उसको कठिनाई है। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर आपको टफ लगेगा, है ना। और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही। जी हाँ, प्रश्न है कि करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। जी हाँ, करनैल सिंह जो है कानूनी कार्रवाई और खर्च के बाद भी आयकर नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, है ना, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? बताइए, तो नैतिक विकास के कौन सी अवस्था में ये करनैल सिंह है दोस्तों? पूर्व परंपरागत अवस्था में, या परंपरागत, या परंपरागत, या फिर पश्च परंपरागत? 17 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर पश्च परंपरागत अवस्था में ये है आपका। ठीक है, इसको बोला जाएगा पश्च परंपरागत अवस्था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक से, नैतिक से, या सामाजिक से? तो देखिए, कोहलबर्ग के बारे में मैंने पहले बता दिया कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, तो किन्हीं का भी गलत नहीं है, सबका आंसर बिल्कुल सही है ना। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। फटाफट आप लोग इसका कमेंट करते चलिएगा सभी का आपका। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर। प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? पूर्व प्रत्यात्मक काल किसको कहते हैं दोस्तों, ये बताना है ना। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल किसको कहेंगे? इंद्रिय गमिक अवस्था को, नहीं, इंद्रिय गति अवस्था को नहीं कहेंगे, या ये 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। मूर्त अवस्था को, मूर्त अवस्था भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मूर्त जो अवस्था होती है वो होती है 7 से लेकर के 11 अवस्था। पूर्व संक्रियाएं अवस्था हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 से लेकर के 5, 0 से 2 से लेकर के 7 वर्ष तक आपका, 2 से जो 7 वर्ष तक का होता है इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक जो होता है वो 7 से 11 होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक जो होता है वो 11 से लेकर के 15 तक होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पूर्व प्रत्यात्मक काल कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आपका। 19 का हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर की पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तत्व एवं तार्किक चिंतन से है? बताइए, पियाजे की अवस्था का संबंध जो है दोस्तों अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है ना। कौन सी अवस्था? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? 20 का क्या होगा आपका?
बताइए 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका, ठीक है। अमूर्त एवं तार्किक, तो यहाँ पर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। इसका उम्र सीमा क्या होता है बताइए तो कमेंट करके। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जी हाँ वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, है ना। क्या आधारित है बताइए, किसका ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षक, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, या फिर सक्रिय अनुकूलन। 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में पारस्परिक शिक्षक आधारित है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर जो सवाल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका 22 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न भी आपको पूछा गया है आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है ना। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया है और कह रहा है कि जो पियाजे महोदय का विकासात्मक जो सिद्धांत है दोस्तों, उसी के परिप्रेक्ष्य में विकास के समुचित विकास को समुचित रूप से कौन स्पष्ट कर रहा है, ये बताना है ना। कौन सा डायग्राम जो है वो विकास को बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम नंबर 1 है, इधर है आपका विकास और इधर दिया गया है आपको आयु, ठीक है। अब बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो 22 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए ये विकास आयु का ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो 22 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, हाँ ना, विकास को कौन सा यहाँ पर आरेख है समुचित रूप से स्पष्ट कर रहा है, तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं 23 की ओर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। बताइए तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इससे कौन सा निहितार्थ नहीं निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन है बच्चे की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, या वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, या खोजपूर्ण अधिगम, या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो 23 का आंसर क्या होगा, है ना। तो 23 का कौन सा नहीं निकाल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। आंसर नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। 24 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्ष्य है। बताइए कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का चरण है, इसका कौन सा लक्षण आपका दिया हुआ है। तो चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान। सी है दोस्तों कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, और डी है कि विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 24 का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं हम 25 नंबर। 25 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में, जी हाँ, किस कक्षा में दोस्तों वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो 25 का हो जाएगा आपका सामाजिक संरचनात्मक, जी हाँ, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ से निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होता है। बताइए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11, है ना। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होता है। किसके द्वारा लक्षित नहीं होता है? विचारों की विलोम्यता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। 26 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि मानसिक द्वंद्व। आंसर नंबर हो जाएगा 26 का बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर।
27 कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, बताइए सही गलत जो प्रश्न है ना, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसके अनुसार, तो कोहल वर्ग के अनुसार, है ना। तो 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों, नैतिक दुविधा, है ना। इसको क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। बताइए 28 का आंसर क्या होगा, है ना। 28 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। चलिए तो हम चलते हैं। 28 कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत निर्णय लेता है। अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, अवस्था 4। तो 28 का हो जाएगा दोस्तों आपका अवस्था नंबर 3 अवस्था, ठीक है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में दोस्तों लोगों की आशा और इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही गलत निर्णय लेता है, तो अवस्था नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो बताइए कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार कौन सा दोस्तों सोपान उसके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ऑप्शन है आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एक रूप अभिमुखता, या व्यक्तिक व विनिमय अभिमुखता, या डी है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। 29 का हो जाएगा आपका सी नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, या प्रशासक का। तो आपको कई बार बता चुके हैं दोस्तों, मुख्य शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आज मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग इसका आंसर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। 30 का आंसर क्या होगा, है ना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, लाइव वाला में नहीं दीजिएगा, कमेंट वाला में दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में। तो 2 से 7 वाला हम तो बताए थे ना दोस्तों, जब 2 से 7 में हो तो बच्चा को उस उम्र को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, है ना। क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक। और संवेदी गति किसको कहते हैं, तो 0 से लेकर के 2, मूर्त संक्रियात्मक 7 से लेकर के 11, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से लेकर के 15, ठीक है। और 2 से लेकर के 7 हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक, है ना। तो याद रखिएगा ये चारों स्टेज किसके अनुसार, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। कह रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। बताइए अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किससे एक विशेषता है दोस्तों, किसकी एक विशेषता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 का क्या होगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर। कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। जी हाँ, एक बच्चा क्या तर्क प्रस्तुत कर रहा है, कह रहा है कि आप यह मेरे लिए करें, मैं वह आपके लिए, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, है ना। तो गजब गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, और बच्चा भी गजब गजब का होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्णय के प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। बताइए मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण के प्रखर है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है।
तो चिंतन के निर्माण के लिए दोस्तों, है ना। तो 34 का क्या होगा आपका, इसको कहते हैं स्कीमा अवधारणाएं। स्कीमा मतलब अवधारणाएं को प्रयोग में लाया है आपका। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा होता है वो स्वयं से क्यों बोलता है दोस्तों। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या बच्चे स्वभाव में बहुत बातूनी होते हैं। तो 35 का क्या होगा, बच्चे जो होते हैं ना अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं दोस्तों, है ना। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही सभी लोगों का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, पढ़िए और इसका जल्दी से आप जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं कोहलबर्ग ने, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास। तो ये तो काफ़ी आसान बात हो गया, है ना। अभी बताए थे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलबर्ग महोदय ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 है कि जिन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, बताइए। जिन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। बी है कि वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सी है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही करते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। डी है कि परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो 37 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी नंबर आंसर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की अपने अध्ययन की नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग की अपने अध्ययन के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना भी किया जाता है, और इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसका ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए, है ना। ऑप्शन 1 कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ये बात बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और आंसर भी हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए ही यहाँ से सही निकल के आएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होता है, बताइए। बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होता है ना। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता दोस्तों बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। पूर्व पारस्परिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होता है, तो 39 का हो जाएगा आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर सवाल। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, बताइए। अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन। ऑप्शन ए है कि संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 40 का हो जाएगा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है बताइए कमेंट करके, है ना, फटाक से कमेंट करके बताइए। 41 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7857824310। आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ चार्ज लगेगा आपको, है ना, मिनिमम चार्ज, सबसे कम चार्ज है, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर खाली स्थान भरना है। किसके अनुसार दोस्तों इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसके अनुसार दोस्तों व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, कौन कौन, तो इदम, अहम और पराहम। क्या होगा, वंडूरा, यूंग, एडलर या फ्रायड। 41 का हो जाएगा फ्रायड महोदय के अनुसार। किसके अनुसार, फ्रायड के अनुसार। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, जी हाँ, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा।
आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित हुआ है? प्रतिपादित हुआ है वॉटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलोव। 42 का क्या होगा दोस्तों? ये मैस्लो महोदय के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये सवाल 42 का हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं। और इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है ना, इसको हम अगले क्लास में यहाँ पर करके आप लोग को पूरा करवा दिया जाएगा। और कल इसी समय फिर से आपको लगभग इसमें 50 क्वेश्चन अभी बच रहा है ना, जो हम अगले क्लास में पूरा कर देंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से दोस्तों तैयारी हमारे यहाँ करते रहिए। पूरी तैयारी हमारे यहाँ करवाई गई है और आगे भी तैयारी करवाई जा रही है। मॉर्निंग में 7 बजे से करेंट अफेयर जीके की क्लास, शाम में 7 बजे से मैथ की क्लास और 9 बजे से डीएलएड की क्लास, डेली क्लास हमारे यहाँ चल रही है। तो आज हम देख रहे थे पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित टेस्ट नंबर। ये था आपका 101 नंबर। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7857824310। और अगर आपको पीडीएफ वीडियो चाहिए पीछे वाला क्लास का तो आपको मिल जाएगा, मात्र 399 चार्ज इसमें लगेगा आपको, ठीक है। अभी 399 चार्ज लगेगा, इसी नंबर पर आपको पे करना होगा। ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसी नंबर पे क्या करना है, पेमेंट करके, चाहे फ़ोनपे कर दीजिए, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट को भेज दीजिएगा, जहाँ हम आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे, प्रधान शिक्षक तैयारी ग्रुप में, है ना। वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप भी उसमें जुड़ करके अपना रिजल्ट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा प्रीवियस का, जितने भी क्लास का हुआ है, डेली लाइव क्लास भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, कैरियर परिवार, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है, तो आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जा कर के आप कैरियर परिवार लिखिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, मेरा ग्रुप आ जाएगा, है ना। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और वहाँ पर भी बहुत सारा मटेरियल आपको मिलते रहेगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का।